अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फ्लैश के साथ मैं हूं आसिया कुरैशी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि महंगाई में जो कमी हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है कि कमी हुई है और आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। यकीनी तौर पर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ था, लेकिन क्या वो रिलीफ एक आम आदमी तक पहुँच पा रहा है? क्या जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई उसके बाद कोई किरायों में कमी हुई? क्या पेट्रोल की कीमत में कमी होने के बाद जो ड्राइवर हजरात हैं उनकी इनकम में कोई बेहतरी आई है, उनको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? साथ ही साथ जो दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की गई है, जिस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आटे की कीमत में कमी हुई है, चिकन की कीमत में कमी हुई है, वाज़ेह कमी आटे और चिकन की कीमत में हमें नज़र आ रही है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आटे की कीमत तो कम की गई, लेकिन क्या रोटी की कीमत कम हुई है? क्या आम आदमी को उस रेट पर रोटी मिल रही है जितना हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था? अगर चिकन की कीमत कम हुई है तो हम आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का भी विजिट करेंगे कि क्या चिकन की कीमत कम होने के बाद जो चिकन से बनने वाले आइटम्स हैं उनकी कीमत में भी कमी हुई है या नहीं हुई। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में और दीगर अशिया जो महंगी की जाती हैं, क्या जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो उन अशिया की कीमतों में कमी भी होती है या सिर्फ वादे और दावे ही रह जाते हैं कि जी ये रिलीफ भी दिया है, वो रिलीफ भी दिया है? वो रिलीफ अवाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसके ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस है, इंतज़ामिया क्या कर रही है? मुख्तलिफ हम जो है वो मार्केट्स का भी विजिट करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे दे रहे हैं, एक दिहाड़ीदार मजदूर कैसे गुजारा कर रहा है, एक रेडी वाला कैसे गुजारा कर रहा है, अपने बच्चों के स्कूल के एक्सपेंसेस और बच्चों की ख्वाहिशात किस तरह से पूरी कर रहे हैं, पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हुकूमत वक्त और सियासतदानों की जानिब से जो हमेशा एक नारा लगाया जाता है रोटी कपड़ा और मकान, क्या आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर लोगों को ईजीली रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हमारे से कुछ ड्राइवर हज़रात मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी आई तो इनको क्या फ़ायदा हुआ और क्या इनकी जानिब से कोई किरायों में भी कमी लाई गई है या नहीं लाई गई, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किरायों में इजाफा तो होता है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपकी इनकम कोई बेहतर हुई है? हमारे साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तो जब पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर लिया ना, लोग बोलते हैं 20 रुपये किराया सस्ता करो। जो 150 से पेट्रोल गया है ना 290 तक का, उस टाइम तो कोई किरायनामा नहीं आया है, वही किरायनामा हम चलाता है। अभी जब सस्ता हो गया 10 रुपये, अभी किस तरह सस्ता करे? अच्छा, जब पेट्रोल महंगा हुआ था जी तो आप लोगों के किराए नामे वही पुराने वही पुराए करना, उनमें किरायों में इजाफा नहीं किया था? नहीं किया था। और अब 2016 का चल रहा है, 2011 में किरायनामा आया था, अभी तक किरायनामा आया नहीं है। नया किरायनामा नहीं आया? नहीं क्या आया। किराया आप क्या देंगे? किराया किया नहीं। तो अब जब कम हुआ है तो फिर अभी लोग 2000 इसी साहब आके मुफ्त का ले जाता है बगैर पर्ची का। मुझे ये बताइएगा कि पर्ची के भी पैसे लेकर जाते हैं? पर्ची के पैसे लेके जाता है और इसी इधर खुद आता है, न पर्ची देता है, न चालान चीट देता है, न बैंक का इधर खड़ा होता है कि हमने 50,000 रुपए जमा करने हैं। मरियम नवाज ने खाकी टीम को दिए 3 करोड़, वो हमसे पूरा करने है 2-2 हज़ार रुपया दो मुफ्त का। उसने पता नहीं मेकअप का सामान लेना है या क्या चक्कर है। ये आपसे 2-2 हज़ार रुपए रोजाना लेके रोजाना की बदमाशी की बुनियाद पे। क्यों? जब हम बात करें तो कल हमारी मुंशी को उठा के थाने में बंद कर दिया कि आप क्यों कह रहे हो, कानून की बात क्यों कर रहे हो कि भाई हमसे पैसे मत लो। कोई रसीद देते हैं आपको उसकी? कोई चीज नहीं देते आप। हराम की कोई रसीद होती है? नहीं तो कोई वजह बताते होंगे ना कि 2000। कोई वजह नहीं बताते। वजह क्या? इधर मैं खड़ा हूँ, इस अड्डे की ना रोड बंद है ना अड्डा है, गवर्नमेंट को पर्ची दे रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, टोकन कर रहे हैं, परमिट बना हुआ है, मंथली दिन की पर्ची दे रहे हैं, फिर आके इधर खड़े हैं, इधर आओ फलानी गाड़ी, सारे इधर आ जाओ, पुलिस वाले आ जाते हैं, इसी साहब इधर खड़े होते हैं, आ जाओ 2-2 हज़ार दो, और वो 2-2 हज़ार लेकर चले जाते हैं? 2-2 हज़ार लेके चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है? और कुछ तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। कंप्लेन की है? किसको कंप्लेंट करे, किसको करे? मुतलका डिपार्टमेंट को? कौन सा मुतलका? सारे किसी को? डीसी जब खुद आता है, डीसी जब खुद लेता है तो किसको करे? मतलब कभी एसी आते हैं और कभी डीसी जो काम डिस्ट्रिक्ट का है उसको नहीं आने देते। काम तो डिस्ट्रिक्ट का है ट्रांसपोर्ट के साथ, डीसी का कौन सा काम है इधर आने का, तो गाड़ी से पैसे लेने का? आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि आपका तो काम ही नहीं? जब कल पूछा तो लड़के मुंशी को थाने में बंद कर दिया। आपका कोई मुंशी अभी भी थाने में बंद है? कल रात को छोड़ दिया, 9 बजे 10 बजे लेकर गए, रात को छोड़ा है। नाम क्या था उनका? सलाम। कौन से थाने में लेकर गए थे? ये G9 में। G9 थाने में लेकर गए? हाँ। आप बोले क्यों है, पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्यों बोले हो पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? उसने कहा कि कौन सा तो क्या, कल भी आप पैसे लेकर गए, परसों भी लेकर। ये तो हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, सारे खड़े बोलते नहीं है, चाहे इनको कोई गोली भी मार दे, इनको कोई गोली भी मार दे, क्योंकि
पुलिस वाले इनको कत्ल कर देंगे ना, ये नहीं बोलते हैं। यही प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ता है? आप भी देते हैं पैसे जब ये आते हैं 2-2 हजार रुपया मांगने के लिए? जी जी, जब बोले इधर आओ सारे गाड़ी वाला है, सारे गाड़ी वाला देता है। ये जुर्माना है, ये 2000 हमारा। सब गाड़ी वाले सारे 1C रोड वाला 121, 105, 120 जो भी गाड़ी है इधर यहाँ रूट की जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सबकी। आप लोगों के पास रूट परमिट है? हर चीज अवेलेबल है, रूट परमिट, पासिंग, टोकन, हर चीज, परमिट, हर चीज अवेलेबल है। हम तो ये सोच रहे थे कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो आप लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा होगा। पेट्रोल की कोई- कीमत में इतना रिलीफ बेहतरीन- मिले, ये हो सकता है? ये ट्रांसपोर्ट को खत्म करने के चक्कर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाए, जो बेरोजगार है वो कत्ल गारत शुरू कर ले, चोरी डकैती शुरू कर ले। अभी एक गाड़ी है उससे 3 घर के पेट पलते हैं, एक ड्राइवर के, एक कनेक्टर के, एक मालिक के। वो 3 घर बेरोजगार हो गए, वो क्या करेंगे? कत्ल करेंगे, डाकी डालेंगे। यहाँ से क्या मजबूरी तौर करेंगे? पर यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं अगर हम एस्टिमेट लगाएं मिनिमम? ये तकरीबन मिनिमम तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ हैं। 200-250 120 से डेली ये 2000 रुपया लेकर जाते हैं, यानी एक दिन 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आ जाते हैं। मतलब अगर कल आए थे, आज नहीं आए, कल फिर आएंगे। कल फिर आएंगे। हाँ। और ये रूटीन है। हाँ। आप लोग एप्लीकेशन दे के देखें। एप्लीकेशन किसको देखे? एक दफा वफाक के मुख्तसब इदारे को दो चुके हैं, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। 2-3 तारीख में बुला लिया, फैसला करो। ओ हमारा चेयरमैन सदर खड़ा है, उसको बता के थक गए, वो बेचारा जा के थक गया। बुलाएं जरा चेयरमैन साहब को भी। बिल्कुल, ये हमारे बुलाएं। यूनियन सदर है, और अगर ये इसको भी वाकई में कंप्लेंट आपसे इस कर तरह करके से तंग हो पैसे गए। लेते हैं तो हम इस पर जरूर आवाज उठाएंगे और हम इनसे बात भी करेंगे। इन्हें एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि ये पैसे अगर ले रहे हैं कोई तो रसीद, तो दें ना। कोई किस मद में ले रहे हैं? एसी कौन से आते हैं यहाँ पर? कानून हमारे नहीं है। कौन से एसी साहब यहाँ पर आते हैं? ये चेयरमैन साहब ये हैं। हमारे यूनियन सदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये इन लोगों के मसाइल हैं। एसी साहब आते हैं, इनसे डेली पैसे लेकर चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की? लेकिन देखें ये है कि मैं पूरे शहर का ट्रांसपोर्ट का सदर हूँ। मौजूदा जो इंतजामिया आपका नाम क्या? मेरा कबीर क्यानी, कबीर सदर क्यानी साहब। ट्रांसपोर्ट यूनियन इस्लामाबाद। ठीक हो। मैंने रूटों को आगाज़ किया था। जो इस्लामाबाद में 15 गाड़ियाँ चली थी, उसके बाद 23 रूट मैंने आगाज़ किए। मैंने रैली भी निकाली थी। अभी मौजूदा जो स्टाफ है ना, वो छुरा घूमने वाला है। कल परसों तरसों AC आई है, इधर से 26,000 रुपया लेकर 3 दिन पहले 26,000 लेकर आपको रसीदें दी है? किसी ने कोई रसीद नहीं दिया है। ये रामखोर है, पैसे हमसे लेकर चले जाते हैं और नाजायज क्यों? मैं कल AC से या मेरे AC साहब से बात हुई है। जो एसी साहब मेरी बात सुने ना, मेल एसी थी या कोई फीमेल? AC लेडीज थी, कल वो आई थी। सिद्रा? एसी सिद्रा? नाम नहीं पता। अच्छा वो चलिए। आज मैं उनको मिल पे आ रहा हूँ। वो कल इधर आई हैं, मुझे इन्होंने फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा आप क्या चेक करना चाहते हैं? किरायानामा चेक करना है, किरायानामा दें ना। मैं लंदन गया था, मेरे पीछे मेरे नाम पर उन्होंने किरायानामा दे दिया। मैं प्राइवेट बंदा हूँ, किरायानामा देना तो DC साहब हमें दें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब किरायानामा तो अच्छा आपका अभी काम आते नहीं हैं जी, किरायानामा लगाएं। किरायानामा कहाँ लगाएं? है। दिया ही नहीं है। किरायानामा दिए, देखो ये किरायानामा ये देखो 2016 का है। वो मेरे नाम पर है। मैं लंदन गया था, आप मेरे जरा नाम। इधर आते जाएं ताकि हम साथ साथ वो किरायानामा भी दिखाएंगे जो इनको दिया था। कबीर साहब आप जरा हमारे साथ ये देखें जी। ये देखो, ये मेरे नाम पर किरायानामा है। ये किरायानामा लगा हुआ है। ये मेरे नाम पर है। ये हम जरा कैमरे में दिखाना चाह रहे हैं। एक मिनट। ये देखो, मैं प्राइवेट बंदा हूँ, मेरी ये किरायानामा था। किरायानामा मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो पंजाब से आता है पूरा डिटेल में मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। ठीक है। पंजाब किरायानामा देता है, फिर पंजाब नहीं दे रहा। पंजाब किरायानामा देता है, फिर ये देते हैं। इस्लामाबाद इशू करता है। पिंडी में कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछते। यहाँ AC साहबान DC साहब ने 3-4 AC कर दिए कि इन गाड़ियों को जलीलो ख्वार करो, नाजायज इन पर जुर्माने करो। पैसे लेकर जाते, कोई हमें रसीद नहीं दी है। वो कोई पैसा रसीद किस नहीं। खाते में अब तक अंदाजा अगर ये हम देखो ना, लगाएं, ये- पिछले 1 महीने का अंदाजा लगाएं तो 1 महीने में आप लोगों ने मजमूई तौर पर कितने पैसे नहीं, दिए? ये 4-5 लाख होगा। ये 15 तारीख से बाद ये शुरू 15 तारीख से बाद 15 शुरू तारीख से हुआ बाद है। शुरू हुआ है ना। तकरीबन 15 तारीख से अभी तक तकरीबन 60-70 हजार से ऊपर लेकर गई है। 60-70 देखो, हजार इसकी बात करें सिर्फ रूट की, बाकी 23 रूट रूट की, मेरे सिर्फ बाकी एक रूट की बात कर रहे बाकी रूटों पर जाते हैं। और पैसे जाने लेकर का जा रहे, कल भी 26,000 ये लेकर। रूट कौन सा है? ये 105 है, 120 है, 105, 121 इस रूट का, सिर्फ इस रूट का इन्होंने रूट का 70,000 लेकर गए। 70,000 अब तक ले लिया लेकर आप गए लोगों से। और कोई किसी को रसीद नहीं दी है। और ये हर चीज मैडम, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। ये देखें जी, ये किरायानामा है
और इसमें तमाम इनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई किरायानामा नहीं दिया गया, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तब भी इन्हें कोई किरायानामा नहीं दिया जाता कि अब चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया, आप पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं तो आप किराया बढ़ा लें। अलबत्ता जब पेट्रोल कम होता है तो किरायानामा नहीं दिया जाता कि कहीं अवाम को अगर किरायानामा दिया जाएगा तो अवाम को किराया कम पड़ेगा। बजाय इसके कि कोई किरायानामा इनको दिया जाए, डेली बेसिस पे आते हैं यहाँ पर एसी साहिबान और ज़िले इंतज़ामिया आती है, यहाँ से पैसे लेती है और यहाँ से चली जाती है बिना किसी रसीद के। जब भी अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट की पेमेंट करते हैं तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि उसकी रिसिप्ट लाजमी होती है। उसका या कोई बैंक चालान होता है या बैंक की कोई रिसिप्ट होती है या सरकारी इदारे की एसी डीसी जो भी ये पैसे लेते हैं उसकी कोई रिसिप्ट होती है। यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कोई 10, 12, 15 मेरे कैमरा मैन नवीद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ना करते इस वक्त 10, 12, 15 ड्राइवर्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं वो सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, कबीर कियानी, साथ ही साथ दीगर लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। किसी एक शख्स को जो है यहाँ पर कोई रसीद नहीं दी गई और 15 तारीख से लेकर आज 21 तारीख 22 तारीख हो गई है और इस तारीख तक अभी तक कोई भी ना रसीद दी गई है ना कुछ, लेकिन 70,000 रुपया अब तक ये इनसे ले चुके हैं। मैडम ये है कि किराया बढ़ा था, जब पेट्रोल बढ़ गया 38 रुपये, मैंने डीसी साहब को दरखास्तें दी है। 38 रुपये पेट्रोल बढ़ा, हमें किरायानामा नया नहीं दिया आप उसी किराए अभी पे चलते देखो हैं। जब कम हुआ है पेट्रोल, अभी पेट्रोल कम हुआ है 21 रुपये और 36 रुपये महंगा हुआ था। हमसे जो जैसे होता है ना, हम कुछ चोर हैं, डाकू हैं, हमारे ऊपर पूरी फोर्सें लेकर, पुलिस लेकर डंडे मार कर हमसे लेते हैं। हमें देखो इसमें मशावरत होती है। पहले डीसी हमजा साहब थे, अंबर साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, वो हमारे साथ मीटिंग करते थे। मीटिंग करते ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का नुमाइंदा मौजूद होता है ना। अभी जो डीसी हैं वो हमें गाली निकालते हैं। मैं अल्फिया कहता हूँ, मैं लेकर गया हूँ ये बैकिया के बारे में, मैंने फोटो दिए, हर चीज़ दिए। मैंने कहा डीसी साहब को कि हम कानूनी जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी जाती है सीधी चलती। वो बैकिया वाले ने, सड़क और टैक्सी वाले मेरे फ़ोटो दिए, मुझे कहते उनकी सवारी अपनी है। मैंने कहा आप मेरी है। मैंने कहा एक तो लंदन में था, मैं मेरे नाम पर आपने किरायानामा दिया, वो चली है, मैं मेरी कोई हैसियत है, मैं प्राइवेट बंदा हूँ। मैंने कहा ये सारी गाड़ियाँ इलेक्शन के लिए हम आपको देते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। आप हमारे साथ मीटिंग करें, मीटिंग में किरायानामा तय करें। हम वैसे भी किराया कम ले रहे हैं। डीसी साहब उस पड़े, 2 बंदे बुला लें, मेरे लड़ने के लिए धक्के देकर मुझे बाहर निकाले। मेरे पास दरखास्त पड़ी हुई है डीसी ऑफिस से। डीसी ऑफिस से मैंने डीसी ऑफिस को कहा है कि डीसी साहब, इससे पहले जो डीसी रहे मेरी इज्जत करते हैं, मुशावरत से काम होता है। मेरे बेटे आपसे बड़ी बड़ी तालीम हासिल की है, ग्लासेस लंदन में बैठे, आपसे बड़ी सीटों में बैठे हुए। आप जो डीसी हैं उनका काम है आवाम से मोहब्बत प्यार करके उनसे बातें पूछना, उनको डिसाइड करना, ना कि ये पूरे शहर का एक बंदे से लेकर बड़े बंदे तक पूछ रहे हैं। टीसी हर बंदे की बेइज्जती करता है, गाली निकालता है। अभी देखो हमारा किरायानामे का था ना, हमें बुलाते नहीं, आप सही कर रही हैं, गलत गालियां तो नहीं देनी चाहिए ना। देखो ना, ये किसके लिए हमारी गाड़ी चेक करें, मैं पूछ रहा हूँ क्या है हमें। देखो ना, हम किरायानामा हमारा हमने जो पैसे आवाम के लिए कम कर दिए। हमें मीटिंग करें, मशावरत से कहें इतना लें, हम उतना लेंगे। अभी आपने कितना कराया वैसे कम? अभी देखो ना, हमारा किराया पहले 40 था, जब 36 रुपये पड़ा है। हमने वैसे भी अभी 30 कर दिया। ये अभी ये 15 तारीख के बाद 30 कर दिया। 30 कर दिया। अभी हमारे ऊपर क्यों मैडम आती है, साथ वो एक रईस बंदा है जो नकारा है, रिश्वतखोर है, उसको डीसी साहब ने लगाया हुआ है। उसका क्या तल्लक है? देखो सेक्रेटरी आरटीआई का अमल है। सेक्रेटरी आरटीआई हमारे चीमा से में वो कोर्स पर गए हैं, वो बच्चे इंसान हैं, हमारी बात सुनते हैं। मुशावरत से हम ना गाड़ियों को तकलीफ, ना आवाम को तकलीफ, ना सेक्रेटरी आरटीआई के अमले को तारीफ। अभी वो छुट्टी पर हैं, एसी उन्होंने 5 मुकर्रर कर दिए हैं। वो जुल्म से आते हैं, डंडा और 5 एसी आते हैं, 5 एसी मुख्तलिफ अड्डे पर जाते हैं। उनके साथ पुलिस होती है, 25 पुलिस है। क्या हम चोर हैं, हम डाकू हैं? फिर आकर हमारी बातें मेरी सुनते, सीधे आया 2,000 जुर्माना किया, नहीं करता है, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पैसे ले आओ ना केस जमा करो। मैडम ये देखो, ये किरायानामा है, ये गाड़ी की कॉपी है, ये परमिट है, ये पासिंग है, ये गाड़ी हमने शीशे पे लगाई है। ये किरायानामा मैं लंदन था, मेरे नाम पर दिया, क्यों दिया है? मेरी क्या सीयत है? किरायानामा डीसी साहब हमें खुद अपना जारी करें, हमें बुलाएं, हमें कहें कि ये किरायानामा है, हमें अपना आपके नाम से जारी कर दिया। मेरे नाम से। देखो मैंने भी जाली कर दिया। मैं इस मामले को थोड़ा सा क्लियर कर लूं। बेसिकली जो किरायानामा जारी होता है वो डीसी या ज़िले इंतजामिया की जानिब से जारी किया जाता है।
लेकिन ये कबीर साहब जो कि इस्लामाबाद ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं वो सदर भी हैं, ये लंदन में थे, ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे और इनके नाम से ये किरायानामा इशू किया गया और इसके ऊपर जो साइन किए गए हैं बकौल इनके ये साइन भी जाली हैं। हम इस पर ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ होगा। आप इस वक्त हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप ये कहता हूँ कि आपका बड़ा शुक्रिया, हमें कोई सुनने वाला नहीं था, आप आ गए सुनने के लिए। डीसी साहब ने हमारे ऊपर इतना जुल्म कर दिया है कि हमारी गाड़ियाँ 1000 थी, अभी 400 रह गई हैं, भाग गई गाड़ियाँ, लॉन्ग रूट पर चली गई। इतना जुल्म है कि डीसी साहब पूछते नहीं है, फोर्स भेजते हैं, 25 पुलिस वाले मारो डंडे, इनसे पैसे लो और रसीदें भी न दो। तो अभी मैंने ये सोचा है, सबसे मशावरत की है, 23 रूटों की मैं रैली लेकर गया था पहले। अभी मैं दरख्वास्त चीफ कमिश्नर जो है मुझे मिल नहीं रहे, अगर मिल जाएँ तो वो रंधावा साहब बड़े अच्छे बंदी है। मैं अभी सबको तैयार किया है, मैं आज सिर्फ डीसी को तला देने जा रहा हूँ दरख्वास्त लेकर। बहुत बड़ी रैली मैंने लेकर जानी है, वहाँ हमने पार्लियामेंट हाउस के पास पहले भी ले गया था, अभी मैं ले जाऊँगा, वहाँ से पूछूंगा कि हमने क्या जुल्म किया है कि डीसी साहब हमारे ऊपर जुल्म और शराब को पे हमें गाली निकालते हैं, हम दफ्तर से धक्के देकर बंदों से निकालते हैं। हम मैं देखें जी मैडम, मैंने दरख्वास्त दी है, मैंने पिछले साल 23.5 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, इस साल 22.5 दिया है। क्या डीसी के पास हमारी यही इज्जत है? इसलिए मेरे बच्चे बड़ी बड़ी तालीम यूनिवर्सिटी करके वहाँ चले गए, मैंने अपनी सारी जायदाद बेच कर उनको पैसे भेज दिए। इसलिए कि ये यहाँ पर आप देखें कि सूरत हाल ये है, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स जोन में लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, मुल्क की मैशियत बेहतर हो सके, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा इन्होंने 23 लाख रुपया और इस दफ़ा 22 लाख प्लस टैक्स पे किया है। और टैक्स पेयर का ये हालत है कि सरकारी दफातर में जब ये जाते हैं ये लोग तो इन्हें दिक्के देकर वहाँ से बाहर निकाला जाता है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो सरकारी दफातर में बैठे हुए अफसरान हैं वो अवाम के, आप समझ लें कि मुलाजिम हैं, उन्होंने अवाम को सर्व करना है और वो ये हल्फ लेकर आते हैं कि अवाम को सर्व करेंगे, लेकिन वही अवाम जब अपने मसाइल लेकर उनके पास जाती है और फिर वो लोग जो टैक्स पेयर हैं हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर टैक्स पेयर के साथ क्या सलूक किया जाता है ये आप इनकी ज़बानी सुन चुके हैं। और इंशाल्लाह हम बात करेंगे, दीगर लोगों से भी बात करेंगे। अब ये जो मामला ये बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्हें डीसी ऑफिस से इंसल्ट करके निकाला जाता है और जिस तरह की सिचुएशन जिन्होंने बताई है, मेरा सवाल ये है कि जब आप ट्रांसपोर्टर को ही जो है जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है, जब आप उसको ही कोई रिलीफ नहीं दे रहे, जब आप उसको ही कोई इज्जत नहीं दे रहे, जब आप उसको ही ठीक से कुछ कमाने नहीं दे रहे, उससे आप डेली की बुनियादों पर भत्ता लेकर जा रहे हैं, तो वो आवाम तक रिलीफ कैसे पहुंचेगा? जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो फिर किरायों में कमी कैसे आएगी? जब आपकी अपनी सूरत हाल ये है कि आप अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस टाइम इनकी बातें सुनकर तो मुझे ज़िले इंतज़ामिया जो है वो किसी माफिया से कम नहीं लग रहा। अब देखेंगे कि ज़िले इंतज़ामिया इस पर कोई मौक़िफ़ देती है या नहीं देती। अमूमी तौर पर जब भी ज़िले इंतज़ामिया को किसी बात के लिए जो है वो कॉल की जाती है, मैसेज किया जाता है मौक़िफ़ लेने के लिए, तो ना कॉल का रिस्पांस आता है और ना ही किसी मैसेज का रिस्पांस आता है और ना ही टाइम मिल पाता है उनके मौक़िफ़ देने के लिए। अब इस पर आगे फर्दर चलकर देखते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी जी, इससे पहले डीसी हमजा साहब थे, अमर साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, कैप्टन थे, सब हमें मीटिंग में बुलाते थे, इज्जत देते थे, चाय पिलाते थे। ये आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कसूर है? कहा जाता है नहीं, इसमें सब डीसी का कसूर है। डीसी गवर्नमेंट के तैनात किए हैं, गवर्नमेंट की है, ऐसे डीसी को क्यों लगाया जो आवाम को धक्के देकर बाहर निकालता है? टैक्स देने वालों को गवर्नमेंट का क्या कसूर है? मरियम नवाज उधर बैठी हुई है, शहबाज शरीफ उधर नहीं, तो उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैडम चेक एंड बैलेंस रखते हो, अभी एक बंदा है वो किसके पीछे पड़ जाए, अभी दफ्तर में हमें इन नहीं होने दे रहे। अगर एक नीचे हमारे पहुंचने ही नहीं दे रहे, हमारे नीचे तबके का बंदा एक सिपाही खड़ा है, वो हमें नहीं। मैं सदर हूँ जिसको डीसी ने धक्के देकर बाहर निकाला है। मेरे पास लिखा हुआ है, डीसी साहब को मैंने लिखा है कि डीसी साहब आपसे पहले जो डीसी साहब थे मेरे इज्जत करते थे, हमने मिलकर ट्रांसपोर्ट चलाई है। जब किरायानामा कम होता बढ़ता था हमें बुलाते थे, मीटिंग करते थे, मशावरत के साथ काम करते थे। तो अभी मेरे बच्चे जो लंदन में वो दरासल जैसे पढ़े, डीसी साहब आपसे बढ़कर बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, आप डीसी हैं और आप उस टैक्स के बदले में मुझे इंसल्ट दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ डीसी साहब को, आप जो डीसी हैं, मैं आपके मौजूदा जहाँ बैठे हुए हैं, मैंने अल्लाह पर मैंने दरख्वास्त लिखी है मेरी गाड़ी में, अल्लाह ने फैसला करना है। आप जब जाएंगे तो फिर आपको मेरा कबीर साहब आप जरा वो दरख्वास्त तो लेकर आए जो आपने लिखी है, हम वो दरख्वास्त भी लाजमी देखना चाहेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे है तो वो भी हमें दिखाएं।
ये सूरत हाल है इस वक्त G9 के अड्डे के ऊपर मैं खड़ी हूँ। मेरे कैमरा मैन एक दफ़ा आपको ये ओवरव्यू करवाएंगे कि यहाँ पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जिनके ज़रिए वो आवाम जो शायद अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, अपनी बाइक अफोर्ड नहीं कर सकती, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इन गाड़ियों के ऊपर सफ़र करते हैं, अपने रोज़गार पर जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं। ख़वातीन जो है उन्होंने अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई खरीदो फरोख्त करने के लिए जाना है या सफ़र तय करना है तो ये लोकल रूट की गाड़ियां हैं। आवाम की सहूलत के लिए गाड़ियां चलाई जाती हैं और ज़िला इंतज़ामिया का काम होता है कि ऐसी चीज़ें और ऐसी ट्रांसपोर्ट जो आवाम की सहूलत के लिए चल रही हो उनको सहूलियात फ्राहम करें। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आप बाकायदा तौर पर वो टैक्स लें, उसकी रसीद दें, जो कि टैक्स जो है वो पे किए जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह से पैसे लेकर आप कैश में लेकर चले जाते हैं, कोई आपको रसीद नहीं दी जाती, अब ज़ाहिरा बात की जाएगी तो यकीनी तौर पर ये इल्ज़ाम भी आयद किए जाएंगे कि यहाँ पर खड़े सारे लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन 10 के 10 बंदे अगर यहाँ पर खड़े हैं तो 10 के 10 बंदे झूठ नहीं बोल रहे। उनको कवर करने के लिए यकीनी तौर पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई तरीक़ाकार मुरतब तो किया जाएगा। जब ये प्रोग्राम ऑनियर होगा, जब ये चीज़ें चलेंगी, जब इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे तो उनके पास कोई ना कोई जवाब यकीनी तौर पर मौजूद होगा। लेकिन ये किसी तौर जायज़ नहीं है, किसी तौर भी जायज़ नहीं है कि एक टैक्स पेयर अपना कोई मसला लेकर आपके दफ्तर में आए, आप उसकी इंसल्ट करें, आप उसको दिक्कत देकर वहाँ से बाहर निकालें और फिर जब आप यहाँ पर आकर 2-2 हज़ार रुपये लेकर जाते हैं तो उनकी पर्चियाँ कहाँ हैं, उनकी रसीदें कहाँ हैं। और फिर जब पूछा जाता है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो कहते हैं जी ड्राइवर हजरात ने किराए नहीं कम किए, मंडी वालों ने रेट नहीं कम किए, रेडी वाले ने खुद साख्ता रेट लगाया हुआ है। जब आप सब पर बोझ डाल रहे हैं तो ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी क्या है? ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है? ज़िले इंतज़ामिया का काम है आवाम को फैसिलिटेट करना, ना कि जो आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके साथ इस तरह की ज़्यादती करना। और ये जो 2-2 हज़ार रुपये आप लेकर जाते हैं, इनका क्या हिसाब है? ये कहाँ जा रहे हैं? ये किसके खाते में जा रहे हैं? क्योंकि इनको तो कोई रसीद मिली नहीं। और फिर जब टैक्स दिया जा रहा है तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? अगर आप जुर्माने की मद में ले रहे हैं तो भी मेरा सवाल है कि जुर्माने की मद में भी लेते हैं तो कोई रसीद दी जाती है ना कि ये आपको जुर्माना हुआ है। आपने जुर्माना जायज़ किया नाजायज़ किया एक अलग बात है, लेकिन उसकी रसीद कहाँ है, उसके सबूत कहाँ है कि ये आप लोगों ने इनके नाम पर रसीदें काटी हैं जिन लोगों से आपने पैसे लिए। मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आवाम की क्या सूरत हाल है। और इस महंगाई में आवाम एक तरफ जहाँ महंगाई से पिस रही है, वहीं पर ज़िले इंतज़ामिया किस तरह आवाम को परेशान कर रही है और हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखने में कितनी बुरी तरह नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। चलान हुआ, कोई रसीद मिली? 2 मरतबा हमें चलान हुआ है और रसीद नहीं मिली। 2-2 हज़ार रुपए का उस पर जुर्माना नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है ना। ये कल की बात है और 3 दिन पहले की बात है। कोई कागज दिया है? हमें कुछ भी नहीं दिया, रसीद उन्होंने नहीं दी और क्या कहते हैं बस ये आपका फैन हो गया, नहीं तो गाड़ी बंद कर देंगे थाने में और आपको भी बंद। कल भी 2,000 रुपए चलान बगैर रसीद, ये धमकी भी दिया गाड़ी भी बंद और आप भी बंद। मैंने इसको ये भी कह रहा था कि ये सिर्फ मजदूर, ये गरीब लोग की ये कानून है। सारे कागज मैंने इसको दिखाया है, सारे कागज कर्जानामे तक पूरा, लेकिन इसके बावजूद ये धमकी दिया गाड़ी भी बंद, कागज आप भी तान में बंद। ठीक है, आप बताइएगा। जी हमारा भी परसों 2,000 जुर्माना किया, रसीद भी नहीं दिया, शनाख्ती कार्ड भी लेके गए, ठीक है। और अड्डे में आके अंदर ये तो बिल्कुल जाती है, सवारी बाइक वाले उठा के लेके जो जुर्माने हमारे होते हैं। आपको कोई रसीद मिलती है? नहीं मिला जी, बिल्कुल नहीं दिया। इस बात से डराते थे, हम कहते हैं कि जी गाड़ी थाने में बंद करते, तो हम इस वजह से बिल्कुल जी कोई रसीद नहीं दी है, पैसे नकद लिए इन्होंने और पैसे लेके चले गए। और हमने इसके मोबाइल से तस्वीर खींची है, उसकी रसीद की तस्वीर खींची है, वो भी बहुत मुश्किल से खींची है। हमने उसको बोला हमें क्या नाम है ये लेते, हमने हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ जी, मालिक को दिखाना, मगर उस पे जुर्माना भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं जुर्माना उस पे। चले हमारे सामने नहीं लिखा ना, आगे जाकर 200 जुर्माना लिख देंगे, 1800 जेब में डाल देंगे। वो रसीद आपको तो मिली नहीं ना? हमें तो मिली नहीं है ना, सिर्फ अपने पास रखी, वो अपने पास हुआ। मेरे रईस नामी बंदा है, एक क्लर्क था इधर, इसको इधर से निकाला गया, बैंक सिफारिश करके आई नहीं चला गया उधर। मुझे कहता है डीसी ने मुझे मुकर दी है। एक तुम क्लर्क हो, तुम्हारी ऊपर मोटर व्हीकल बैठा हुआ है, तुम्हें डीसी ने मुकर गया। वो जुल्म करता है, अपनी ट्रांसपोर्ट अपारा सुपर मार्केट से तलाड़ गाँव का रहने वाला है, उसे चलाई गई है। उधर नहीं जाते हैं, कराची कमरी अपारा मंडी मोड़ हमारी गाड़ियों पर आकर। बिजनेस कम्युनिटी चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं कोई भी है, मुकाबले में जो है वो सरकारी अफसरान अब अपना बिजनेस खड़ा करते हैं और फिर उनको इस तरह से परेशान किया जाता है। बहरहाल इस पर कोशिश करते हैं ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने की।
इस वक्त हम एक स्टॉल होल्डर के पास मौजूद हैं। एक छोटी सी रेडी है, बेसिकली इसके ऊपर जो है वो सोडा वाटर बेचा जाता है। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। बेसिकली ये वो आवाम है जिस तक ये रिलीफ पहुंचने चाहिए। जब भी महंगाई में कमी का ऐलान किया जाता है, कीमतों में पेट्रोल की कीमत हो, आटे की कीमत हो, या महंगाई कम करने के हवाले से या रिलीफ देने के हवाले से बात होती है, तो ये वो लोग होते हैं जहाँ पर ये रिलीफ पहुँचना चाहिए। ये वो आवाम है जिसने एक दिन दिहाड़ी लगानी है और फिर इसी पर जाकर अपने घर का गुजारा करना है। इनसे भी हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में जो महंगाई की शरह में हुकूमती जमा खर्च सामने आ रहे हैं कि जी महंगाई में कमी की गई है, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी की गई है, तो इनसे पूछते हैं कि उस कमी का इन पर क्या असर हुआ, क्या कोई इनके घर का बजट अब बेहतर बन रहा है, क्या कोई बेहतरी आई है, कोई बेहतरी हुई है या नहीं हुई। छोटे भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से कितना पैसा आप दिन में कमा लेते हैं? भाई बस यही जो हम आटा चीनी और ले लेते हैं, ये नींबू आप चेक करें नींबू किस तरह की हालत है, 1200 रुपये किलो है। हम इस महंगाई में कहते हैं ये अब महंगा चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया। हम अपना हुकूमत का साथ देते हैं, लेकिन हमारा उन्होंने साथ नहीं दिया। बजट जो है वो हमारे लिए नहीं आया, वो गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। अच्छा नहीं, हुकूमत तो कह रही है जी मैंने पेट्रोल सस्ता किया, हुकूमत कह रही है सस्ता किया, आटा सस्ता किया, 15 कुछ भी सस्ता नहीं, कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। 290 रुपये लीटर है पेट्रोल, और जो 15 किलो वाला आटा है वो है 1820 रुपये का आटा है, और जो नींबू है ये जो क्रेट आता है हमारे, ये भी नहीं हमें बचता, कुछ भी नहीं बचता हमारे लिए। मतलब इतने महंगे नींबू आप खरीदते हैं, एक गिलास में मैक्सिमम कितने नींबू डालते हैं? एक नींबू आप एक गिलास में डालते हैं, तो 1400 किलो अगर आप नींबू खरीदेंगे तो फिर ये किस तरह बेचेंगे? सोडा वाटर का गिलास कितने का बेचते हैं? 100 रुपीज़ का आप एक गिलास बेचते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कोल्ड ड्रिंक भी पड़ती है, पानी भी पड़ता है। फिर यहाँ पर स्टॉल लगाने का भी कोई रेंट शेंट देते हैं आप? नहीं, स्टॉल जहाँ दिल करता है लगा लेते हैं जी। उधर स्टॉल हम लगाते हैं, उधर का हम बजट देते हैं, बजट देते हैं जी। जब यहाँ स्टॉल लगाते हैं तो वो परेशान करता है कि यहाँ क्यों लगाया, यहाँ से टालो आगे। सीढ़ी वाले हमें तंग करते हैं, लेकिन हम इस तरह साइड पे हो जाते हैं। जब उठा के ले जाते हैं फिर तोड़ देते हैं हमारा सामान, ये हम वापस नहीं देते। ले भी जाते हैं सामान और तोड़ देते हैं, वापस नहीं देते, तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं है इनको क्या है, कहते हैं पैसे दो हम वापस कर देंगे, नहीं तो नहीं करना। ये सूरत हाल आपके सामने है। 1400 रुपये नींबू किलो अगर मिलेंगे तो फिर एक सोडा वाटर जो बंदा बेच रहा है, जिसने यहाँ से पैसे कमाने हैं और अपने फैमिली का खर्चा पूरा करना है, मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने मेंबर्स हैं ये फैमिली में? शादी हुई भी आपकी? नहीं, बहन भाई हैं जी। कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। तो आपके अलावा भी कोई कमाता है घर में? जी 2 भाई हैं, वो एक अपने घर वाला और एक हमें देता है बस। एक भाई अपनी फैमिली है, उसकी बीवी बच्चे हैं जी। और आप अपनी पूरी फैमिली को, यानी बाकी जो आपके 6 बहन भाई अम्मी अब्बू हैं उन सबको आप सपोर्ट करते हैं? जी, वाला साहब तो फौत हो गए, लेकिन मैं कमाने वाली हूँ। सिर्फ कमाने वाले, यानी कि घर में इस वक्त आप ही हैं, घर का निज़ाम जिनसे चलता है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है, बेबसी का ये आलम है कि 6-7 बंदों का अगर एक घर है और एक स्टॉल होल्डर ने पूरा घर चलाना है, तो इस महंगाई के दौर में वो अपना घर कैसे चलाएगा? हुकूमत जो दावे कर रही है रिलीफ के, हम ये समझ नहीं पा रहे कि वो रिलीफ कहाँ जा रहा है, क्योंकि आम आवाम तक तो वो रिलीफ पहुँच ही नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं जी आपने जो है वो महंगाई में कमी की है, कागजी जमा खर्च को देखें तो यकीनी तौर पर महंगाई में अच्छी खासी कमी नज़र भी आती है, लेकिन वहीं हम हकीकत देखते हैं तो हमें हकीकत उसके बरक्स नज़र आती है। मुझे एक सवाल का जवाब अगर मिल जाए कि ये स्टॉल होल्डर जिसकी शायद दिन की कमाई 700 या 800 से ज़्यादा की नहीं होगी, इतनी ही है, 700-800 रुपये जिस बंदे की दिन की कमाई है, वो 1800 रुपये का आटे का तोड़ा कैसे खरीदेगा? इतना महंगा घी कैसे खरीदेगा? दीगर चीज़ें कैसे खरीदेगा? और पूरा दिन ये यहाँ धूप में खड़े रहते हैं और इस पूरे दिन में ये अपने पैसों से कुछ नहीं खाते। सुबह अगर घर से कुछ खा कर आए हैं तो वही खाना होता है, और उसके बाद जब रात को 10 बजे जाएंगे, 11 बजे जाएंगे, जिस टाइम भी जाएंगे तो घर जाकर ही खाना खाते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो अवाम की है, और दूसरी तरफ हुकूमती दावे हैं और वादे हैं कि महंगाई में जो है वो कमी लाई जा रही है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और कितना मुश्किल है इस महंगाई में अपने घर का खर्चा चलाना। इस वक्त हम अपारा में एक होटल पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल की कीमत भी कम हो चुकी है, आटे की कीमत भी कम हो चुकी है, और साथ ही साथ चिकन की कीमत में भी खातरख्वाह इजाफा देखने में नज़र आया है। बात करेंगे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा तो होता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो क्या कोई अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में कमी आती है? क्या चिकन से बनने वाले आइटम भी सस्ते हुए हैं या सिर्फ चिकन ही सस्ता हुआ है? साथ ही साथ आटे और रोटी की भी बात करेंगे। सिर्फ सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इससे कोई चीज़ों में, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में या खाने पीने की चीज़ों में कोई खातर ख्वाह कमी आई है? क्योंकि अमूमन ये बात की जाती है
कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो इसलिए ये चीज़ भी महंगी होगी है, वो भी महंगी होगी है, वो भी सारी कीमतों की जो बढ़ने का इन्हिसार है वो हम पेट्रोल पे डाल देते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो खातर वहाँ किसी चीज़ में कमी नज़र नहीं आती। तो आपकी किसी चीज़ में किसी खाने पीने की किसी चीज़ में कोई कमी आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन साबरी आप पर इस्लामाबाद से आपसे खातिब हूँ। मैडम आपका क्वेश्चन था कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है और बाकी अशाए खरदनोश की कीमतों में खातरफात जो कमी या इजाफा हुआ है। बात दरअसल यह है कि अगर एक चीज़ कम हुई है, जैसे आटा सस्ता हुआ है तो गैस की कीमत बढ़ गई है। दूसरा ये है कि अगर बाकी चीज़ों में पेट्रोल में कमी आई है तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे गैस है उसमें इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, यूनिट 2 से 2 रुपये 80 पैसे बढ़ गई है। तो दरअसल ये है कि एक चीज़ में अगर कमी आती है, जैसे चिकन है, चिकन की मार्केट में कमी कम हुई है तो होटलिंग में भी फ़ी आइटम्स में 50-100 रुपये लेस हुआ है। अभी रोटी में है तो वो रोटी में भी 5 से 10 रुपये लेस हुआ है हर रेस्टोरेंट में यहाँ पर हुआ है। लेकिन जो आप समझ लें कि मार्केट की सिचुएशन समझ लें, उसमें यह है कि जितना भी आपने कमी की है पेट्रोल में या बाकी चीज़ में की है उससे कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है जो गैस और बिजली के में। अगर एक गरीब है वो 10 रुपये की रोटी खरीदता है लेकिन उस पर आपने उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन उसको गैस में आपने 200-400 रुपये 1000 रुपये का नुकसान कर मज़ीद इजाफा कर दिया, उस पर बोझ डाल दिया, तो फिर वो तो कमी मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें चिकन कढ़ाई की, तो चिकन कढ़ाई की 15 तारीख से पहले का क्या रेट था और 15 तारीख के बाद का क्या रेट? पहले तो ये मार्केट में था 1000 रुपये 1100 रुपये रेट चल रहा था। अभी हमारी जो कमी वाक़ है 850-900 रुपये तक कमी वाक़ है, 150 से 200 रुपये फी चीज़ आइटम में लेस हुआ है चिकन की कमी की वजह से। लेकिन अभी दूसरी तरफ हमें गैस की तरफ हमारा बिल देखें तो कितनी कम होगी? रोटी अभी जो हमारा मार्केट में चल रहा है वो मालिक है, वो उनके साथ बात करने बात करते हैं। ठीक है, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत ये कहती है कि जी हमने आटा भी कम कर दिया, हमने पेट्रोल भी कम कर दिया, हमने चिकन की कीमतें भी कम कर दी, यानी अवाम को रिलीफ दे दिया। आप समझते हैं कि ये रिलीफ अवाम तक पहुँच पा रहा है या ये सिर्फ कागज़ों में हेर फेर है कि एक चीज़ आपने कम की है दूसरी आपने बढ़ा दी है और चीज़ें अल्टीमेटली आकर वहीं की वहीं खड़ी हो जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो चीज़ें काफ़ी चीज़ों में कमी आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी सस्ता किया गवर्नमेंट ने, चिकन भी सस्ता हो रहा है, ऑयल दालें वगैरह काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। आटे की तो कीमत की बात कर लेते हैं। आटा भी कम है, अभी काफ़ी कम हो गया। तकरीबन जो 15 kg का बैग आता था 2300 रुपये का, अब वो 1500 रुपये तक आ गया, यानी 800 रुपये 15 kg सस्ता हो गया, यानी 60 रुपीज़ पर केजी। कीमत में पर रोटी कितनी कमी हुई? रोटी पहले यहाँ तक ये पोजीशन थी कि 30 रुपए तक अच्छी वजन वाली रोटी चली गई थी, 25 और 25 रुपए नॉर्मल था, तो हमारी 30 थी, अब हमने 20 कर दी है, यानी हमारा 150 ग्राम का पेड़ा होता है। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 रुपए कम हो गई है, 5 से भी ज़्यादा बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब दूसरी साइड अगर देखा जाए तो गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन फिर भी देखें जो है ऑटोमेटिक हमारे ही जो चंद भाई हैं, जब हमें कोई चीज़ महंगी होती है हम उसको फिल फोर महंगी कर देते हैं। तो इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट को भी इतना मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, जितनी हम आवाम में भी ऐसी है कि जब महंगी होती है थोड़ी सी चीज़ हम ज़्यादा महंगी कर देते हैं। जब सस्ती हुई है तो हमारा काम बनता है कि आवाम को रिलीफ देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें रिलीफ मिल रहा है, मतलब चीज़ सस्ती हो रही है, तो हमें आगे वो कंज्यूमर तक रिलीफ पहुँचाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचा रहे हैं। अब जिस चिकन कढ़ाई 2100 रुपये तक चली गई थी, अब वो 1700-1800 तक आ गई है। मतलब ऑटोमेटिक प्राइसेस जो डिक्रीज हुई हैं उसकी वजह से। लेकिन चिकन टिक्का, अब यहाँ की स्पेसिफिकली मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मुख्तलिफ मार्केट्स हमने विजिट की, चिकन टिक्का की कीमत में हमें कोई कमी नजर नहीं आई। बिल्कुल वो नहीं की, उनकी ज्यादती है, उनकी तरफ से ज्यादती है, जो नहीं कर रहे ज्यादती। हमारा 400 का चिकन टिक्का था, हमने 350 का कर दिया। ठीक हो गया। तो ये जो लोग कीमतें बढ़ा तो लेते हैं, कम नहीं करते, आपको नहीं लगता कि जिले इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस सख्त होना चाहिए ताकि ये रिलीफ आवाम तक पहुंच सके? अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है तो वो खुद तो नहीं आएगी ना चेक करने के लिए, जिले इंतजामिया इसीलिए बनाई गई है। बिल्कुल। तो जिले इंतजामिया का कोई अमल दखल चेक एंड बैलेंस देखते हैं आप? जी हमारे पास तो आते रहे हैं, रोटी के सिलसिले में भी आते रहे हैं, हमारे पास तो आ रही है, पर जाना चाहिए। तो ये देखें जिला इंतजामिया भी कितनी एक फोकस करके, हर वक्त तो इस बंदे के ऊपर ही जब आते हैं तो ये लोग कह देते हैं कि हम ये प्राइस भेज रहे हैं। तो जब तक इंसान हर बंदा खुद ठीक नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं ठीक नहीं होगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। यकीनी तौर पर आवाम तक अगर रिलीफ पहुंचाना है तो ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलीफ आना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए चीज़ों की कीमतों में जितनी शिद्दत से कीमतें बढ़ाई जाती हैं और जितनी स्पीड लगाकर इन कीमतों को ऊपर लेकर जाया जाता है, उतनी ही स्पीड से ये चीज़ें, जब किसी चीज़ में अगर कमी आती है तो नीचे भी आनी चाहिए। लेकिन हिसाब किताब ज़रा उल्टा है और फिर ज़िले इंतज़ामिया का भी चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं और काफ़ी सारा रिलीफ जो शायद गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाता। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से भी बात करेंगे और आटे, रोटी और चिकन की कीमतों के हवाले से भी लोगों से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि इस रिलीफ के बाद कोई महंगाई में खातर ख्वाह कमी आई है या नहीं आई। टेंशन नहीं लेनी। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि महंगाई में कमी हुई है, आवाम को रिलीफ दिया गया है, आप तक वो रिलीफ पहुँचा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी भी इस हकीकत से नजरानी जो आता था कि अभी रिसेंटली सब्ज़ियाँ सस्ती हुई हैं, प्याज सस्ता हुआ है और घी सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है और वाकई सस्ता हुआ है। अगर मैं खुद पीटीआई का वर्कर हूँ लेकिन मैं जोड़ क्यों बोलूँ कि सस्ता नहीं हुआ। नहीं, सस्ता आटा तो सस्ता हुआ, पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है, चिकन की कीमत में बहुत बड़ी कमी आई है, ये कमी तो आई है। देखिए हकीकत है, हमें मुसलमान हैज़ा मुसलमान कौम है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं आपकी हकीकत को तस्लीम करते हुए सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, रोटी भी सस्ती हुई है, ऐसी बात यही हम जानना चाह रहे हैं कि वो रिलीफ आवाम तक पहुँच पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा है, लेकिन आप कोई अगर 100 दुकानदार है, कोई एक उसमें अगर करप्ट बैठा हो जो पुराने रेट पे चीज़ें सेल कर रहा हो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन वो तो जिले इंतजामिया का काम है ना, वो तो गवर्नमेंट आकर तो नहीं चेक मुझे स्टेट को आके चेक करना, ये जो भी है जिसका अंदर ये काम आता है उसको चेक करना चाहिए। लेकिन महंगाई कम ज़रूर रही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए आवाम को। मुसलमान हम हैज़ा मुसलमान कौम है, इसीलिए हम पे अल्लाह का जवाब है कि हम झूठ बोलते हैं, जो सच है वो बोलना चाहिए। चीज़ें सस्ती हुई हैं, बिल्कुल जी, चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपारा मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। वैसे भी बड़ी इकोनॉमिकल जो है वो ये मार्केट कंसीडर की जाती है और इसमें खातर ख्वाह हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में कमी नज़र आ भी रही है। लेकिन जितने दावे और वादे हुकूमत की जानिब से किए गए थे और जितना रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया शायद उस पैमाने पर नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसका 30-40% रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँच रहा है। सर आप बताइएगा, अभी रिसेंटली पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये की कमी आई है, चिकन की कीमत में बड़ी कमी आई है, आटे की कीमत में बड़ी कमी आई है, क्या समझते हैं ये रिलीफ आवाम तक पहुंच रहा है और एक आम आदमी जो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ था उसको कोई फ़ायदा हो रहा है? अच्छा माशाल्लाह ये हुकूमत आई है और रिलीफ भी दे रही है। अच्छा ये रिलीफ नहीं है, ये हमारे ऊपर जो एक माफिया बैठा था ना जिसने तलवार हमारे गर्दन पे रखी हुई थी और जबरन महंगाई हुई थी, ये वो चीज़ है, ये वही पाकिस्तान है जहाँ पे आटा जो है वो महंगा तरीन आटा 15 रुपये 20 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो था, 30 रुपये किलो था, ये 130 रुपये 100-150 रुपये किलो ये माफिया ने किया था और माफिया बेलगाम थी। अब उस गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने थोड़ी सी उन्हें लगाम डाली, अभी भी थोड़ी डाली है, अभी ये कोई महंगाई कम नहीं हुई है। जो हमारे प्याज हो गई, आटा हो गया, ये हमारे मुल्क की चीज़ें यहाँ उगती हैं, हर चीज़ है। अच्छा बिजली और पेट्रोल के ऊपर आप लें तो आलमी मंडी में पेट्रोल इतना सस्ता हुआ है तो पाकिस्तान में सिर्फ 15 रुपये सस्ता करके हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जो आलमी मंडी के हिसाब का रेट है वो हमें हमसे लिया जाए और इतने भर भर के टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, तो हम ये आवाम जाएगी कहाँ? ये मार्केटों के कारोबार बेड़ा गर्क हो गए इस महंगाई की वजह से। अगर जो हुकूमत अब बनी है, अगर इनको चाहिए कि कुछ माफिया के ऊपर कंट्रोल करें, जो माफिया बैठा है ना उसके ऊपर कंट्रोल करें। और ये महंगाई जबरन महंगाई है, असूली तौर पे इतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट के अंदर भी अब बिजली और गैस के अभी आज रेट इन्होंने बिजली का बढ़ाना था, बढ़ा चुकी है, गुज़िश्ता दिनों भी बढ़ी। आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी, आज भी रेट बढ़ा रहे। भाई क्यों बढ़ा रहे हो? जब पेट्रोल नीचे आ गया तो बिजली का रेट गिरो ना। तुम्हारे बाप के तो वो तो नहीं, तुम जैसे मर्जी चाहोगे चलाते रहोगे, इस आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहोगे, कब तक बेवकूफ़ बनेंगे? अब हमारा इस आवाम का एंड हुआ है तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस बारे में सोचें कि कल को इनके घर तलक दरवाज़ों तलक हम ना पहुँचे, हम अपने घर पे रहें तो हमें जो रिलीफ बनता है हमारा वो दें। बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर अगर आवाम को रिलीफ नहीं पहुंचेगा तो वो वक्त दूर भी नहीं है कि आवाम जो है वो हुक्मरानों के दरवाज़ों तक पहुंच जाएगी अपने हिस्से का रिलीफ लेने के लिए। कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मुतमईन भी नज़र आते हैं कि महंगाई में कमी हुई है, कहीं पर हमें जो है वो नए रेट्स की और कमी के बाद जो रिलीफ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ भी रही है, कहीं पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की नाकिस जो है वो कारकर्दगी की वजह से हमें रिलीफ नहीं भी नज़र आ रहा। लोगों की बात भी अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि पेट्रोल अगर आलमी मंडी में इतना सस्ता हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 15 रुपये ही सस्ता हुआ। फिर साथ ही साथ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता है,
पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो गैस की कीमत में इजाफा हो गया। तो ये बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है जो दाव पेच कागजी आवाम के साथ खेले जाते हैं कि एक चीज़ बढ़ा दी जाती है, दूसरी कम कर दी जाती है। एक तरह से रिलीफ देकर आवाम को बताया जाता है जी रिलीफ दे दिया गया, और दूसरी तरफ से किसी दूसरी चीज़ की कीमत इतनी बढ़ा दी जाती है कि उसमें वो रिलीफ भी कवर हो जाता है और साथ ही साथ जो है वो मज़ीद बर्डन भी आवाम के ऊपर पड़ जाता है। मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में जो है अभी 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये की कमी हुई, आटे की कीमत में भी कमी हुई, सब्जियों की कीमत में भी कमी हुई। क्या समझते हैं कि जितना रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया गया उतना रिलीफ आवाम तक पहुँच पाया है, या सिर्फ ये ऐसे है कि एक चीज़ की कीमत कम हुई और दूसरी चीज़ की बढ़ाकर बराबर कर दिया गया? जी काफ़ी हद की चीज़ें ऐसी हैं जो कम हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि सख्ती नहीं है, जिसकी वजह से जो है दुकानदार हजरात जो है चीज़ें कम नहीं कर रहे हैं, अपने मनपसंद रेट लगा। जी इस टाइम काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। पेट्रोल जारी बात है सस्ता होता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ सस्ती हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इधर अगर 5 रुपये पेट्रोल महंगा होगा तो 10 रुपये चीज़ का रेट बढ़ा देंगे। ये होगा जी क्या जी पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन अगर वही 10 रुपये कम होगा तो कहेंगे नहीं कि हमारे पास तो पिछला स्टॉक पड़ा हो। कोई पूछने वाला ही कोई नहीं, और जिसको देखेंगे हर जगह इधर और रेट है, F6 और रेट है, और उससे ऊपर चले जाएंगे और रेट है, हर जगह और रेट है। तो क्या समझते हैं कि इसमें ज़िले इंतज़ामिया की नाक़िस? सबसे बड़ी तो ज़िले इंतज़ामिया ये है ना कि ज़िले इंतज़ामिया हर सेक्टर को अलग अलग रेट लिस्ट दे रही है। इधर G6 की और रेट लिस्ट है, उधर F6 चले जाएंगे उसकी और रेट लिस्ट है, F10 चले जाएंगे उसकी और रेट लिस्ट। ऐसा क्यों? बस उन्होंने सेक्टर वाइज दिया हुआ है। मतलब वफाक के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं आप? जी उस 3-4 किस्म के रेट लिस्ट हैं, क्योंकि फल तो वफाक में सारा एक ही मंडी से आ रहा है। एक ही है, लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इस टाइम ये है कि 4-5 किस्म के रेट दिए हो, एक रेट नहीं दिया हुआ किसी को। जिला इंतजामिया की जानिब जी बिल्कुल। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ और रेट है, उधर जाएंगे तो कुछ और रेट है, F10 चले जाएंगे तो कुछ और रेट है। हालांकि जगह तो एक ही है, सारा कुछ एक ही है, लोग एक ही है, और मंडी भी एक ही है। मंडी भी एक ही है, एक ही मंडी से आई थी I10 वाली मंडी से। जी वहीं से आता है सारा कुछ, लेकिन अलग अलग रेट दिए हैं। इसके अलावा तो मंडी नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, बिल्कुल, और कोई भी नहीं है, लेकिन अलग अलग रेट दिए हैं। इंतज़ामिया खुद ही जो है वो अलग अलग रेट देगी, तो जाहिर बात है दुकानदार तो कहेंगे कि ठीक है इंतज़ामिया दे रही है तो हम भी अपनी मर्जी का बेचें। कुछ इंतज़ामिया की निकले जैसा बाकी रही से कसर नहीं। अब देखें मेरी बात सुनिए, आवाम दूसरा ये है ना कि अब जो वहाँ पर रेट लेते हैं, आप एक चीज़ होती है अच्छी, एक होती है हल्की। अब हल्की चीज़ का रेट दे के आप वो कहें जी कि अच्छी भी इसी रेट पे बेचो तो कोई तो नहीं बेच सकते। बिल्कुल ऐसे। तो अब जाहिर बात है वहाँ पे जो चेक करने वाले उनको पूछना चाहिए कि भाई अच्छी जो चीज़ है उसका क्या रेट है, हल्की जो चीज़ है उसका क्या रेट है, फिर उस हिसाब से रेट देने चाहिए, जबकि इधर सब बराबर है। बिल्कुल। वफाक के अंदर एक आज नई बात इन्होंने बताई हमें कि वफाक के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है। हर मार्केट की रेट लिस्ट अलग है, हर मार्केट का रेट अलग है। एक ही सब्ज़ी मंडी से सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, एक ही मंडी से तमाम इस्लामाबाद के जितने भी, चाहे किसी ने स्टॉल लगाया है, चाहे किसी की शॉप है, चाहे कुछ भी है, फल फ्रूट सब्जियां सब एक ही जगह से जो है वो सब परचेज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट्स दिए जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया का चेक एंड बैलेंस भी प्रॉपर नहीं है और रेट लिस्टें भी अलग अलग से दी जाती हैं। एक तो इंतज़ामिया का चेक एंड बैलेंस नहीं है, और फिर खुद साख्ता महंगाई, एक तो महंगाई है, फिर उस पर खुद साख्ता महंगाई भी है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया, नो डाउट हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अच्छा खासा रेट जो है वो ज़िले वफाकी हुकूमत की जानिब से अच्छा खासा रिलीफ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई। पेट्रोल की कीमत में भी कमी की गई, गो कि उस लेवल पे नहीं की गई जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। आलमी मंडी में पेट्रोल बहुत सस्ता हुआ तो उस हिसाब से जो 15 रुपये की कीमत कम की गई वो शायद उतनी कमी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। आटे की कीमत पे भी हमने खातर ख्वाह कमी देखी। इस दफ़ा हमारी गंदम की अगर बात करें तो बम्पर जो है वो इस वक्त हमारी गंदम की फसल हुई, लेकिन जो किसान थे उनके लिए गंदम का रेट नहीं निकल पाया, वो रेट नहीं निकल पाया जो शायद एक किसान को मिलना चाहिए था। उसके बावजूद आटे की कीमत में हमने खातर ख्वाह कमी देखी। रोटी की कीमत कहीं पर कम है, कहीं अभी भी जो है वो 25 रुपये चल रही है, लेकिन 5 रुपये फिर भी रोटी की कीमत में होटल्स के ऊपर कमी की गई। बात करें अगर चिकन आइटम्स की, तो चिकन की कीमत में 250 से 300 रुपये जो है वो कमी हुई है गुज़िश्ता 10-15 दिनों के अंदर। 250 से 300 रुपये फ़ी किलो चिकन की में जो है वो कमी हुई है। लेकिन वहीं हम चिकन के आइटम्स को देखें तो मोस्टली शॉप्स के ऊपर तो चिकन आइटम्स के अंदर कमी नहीं हुई, लेकिन अगर कहीं हुई भी है तो कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये, कहीं 50 रुपये कमी हुई है। लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो आवाम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि ज़िले इंतज़ामिया इसके ऊपर अपनी क्या परफॉर्मेंस देती है। जो रिलीफ हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया गया है उसकी ज़िम्मेदारी और उसकी निगरानी की जो ज़िम्मेदारी है
वो ज़िले इंतज़ामिया की है। तो जब तक ज़िले इंतज़ामिया अपनी कारकर्दगी शो नहीं करेगी, ज़िले इंतज़ामिया अपनी रिट कायम नहीं करवाएगी, तब तक जो हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ है वो आम आवाम तक नहीं पहुंच पाएगा, उस तबके तक नहीं पहुंच पाएगा जिस तबके के लिए इस रिलीफ का ऐलान किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी आपके बिल्कुल सामने है। ट्रांसपोर्टर्स की सूरत हाल आपने देखी, दीगर मार्केट्स की सूरत हाल आपने देखी कि चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर है। अब देखना यह है कि ज़िले इंतज़ामिया कब होश के नाखून लेगी और कब हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँच सके। शहरी इक़्तिदार इंतज़ामी तौर पर लावारिस नजर आने लगा। डिप्टी कमिश्नर समेत अहम ओहदों पर तैनात अफसरान के दफातर खाली, कोई कोर्स पर गया है तो कोई निजी या सरकारी मसरूफियत का बहाना बनाकर गायब है। जिले इंतजामिया के खाली दफातर हुकूमती कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर और उनका अमला मुबैना तौर पर उनसे भत्ता वसूल करता है। इस इल्ज़ाम की सदाकत जानने के लिए तलाश की टीम ने जब जिले इंतजामिया के दफातर का रुख किया तो किसी को अपनी सीट पर ना पाया। घंटों इंतजार की जहमत उठाने और मुसलसल राब्तों के बावजूद कोई मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब ना हो सका। इसे हम दाल में काला कहें या पूरी दाल को काला, फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपनी होस्ट आसिया कोसर और तलाश की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।